नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। 2024 में चुनावी महादंगल होना है, जिसके मद्देनजर विपक्षी एकता परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सदारत में पहले पटना में बैठक हो चुकी है और अब बेंगलुरु में दूसरी बैठक हो रही है, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस कर रही है। यानी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस अब इस विपक्षी एकता की कवायद को एक शेप देने की कवायद करती हुई नजर आएगी। सवाल ये उठता है कि क्या इसके परिणाम ऐसे होंगे कि 2024 में बीजेपी के लिए राहें मुश्किल हो जाएंगी? ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक संकेत मिल रहा है, जिस तरह से बीजेपी ने एनडीए की बैठक लंबे समय बाद बुलाई है, मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए 2024 में एक तरफा मुकाबला नहीं होगा। और अगर यह विपक्षी एकता परवान चढ़ गई, इसमें सहमति बन गई कि आखिर विपक्ष का संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जाए तो कैसे किया जाए, और साथ ही साथ जो गठबंधन बनेगा उसका नाम क्या होगा या क्या उसका स्वरूप होगा, और किस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ या किस एजेंडे के साथ वो नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे, अगर उस पर कोई एक पिक्चर साफ हो गई तो जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राह आसान होने वाली नहीं है। पूरी कहानी बाद में पहले एक छोटी सी अपील, वीडियो और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कांग्रेस की सदारत में उसके शासित कर्नाटक प्रदेश की राजधानी बेंगलुरु में महत्वपूर्ण बैठक हो रही है, जिसमें 26 दलों के नेता, 26 दलों की भागीदारी हो रही है। चूंकि विपक्षी एकता की दूसरी कड़ी का जिम्मा कांग्रेस के पास है, लिहाजा अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी का एक महत्वपूर्ण रोल होगा और तमाम जो दल इसमें शामिल होंगे उनका एक महत्वपूर्ण कड़ी वो भी इसमें होंगे। सवाल यह उठता है कि जो नया गठबंधन बन रहा है, जिस विपक्षी एकता की बात चल रही है, इसका स्वरूप क्या होगा? तो बेंगलुरु में दरअसल इस पर चिंतन होना है, इस पर कोई चर्चा होनी है कि आखिर 2024 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ या बीजेपी के खिलाफ कैसे विपक्ष का एक उम्मीदवार खड़ा किया जाए। क्योंकि ये लगातार मांग उठ रही है कि जो विपक्ष का वोट बिखरता है या जो विपक्ष का वोट इधर उधर चल जाता है, उससे बीजेपी को फायदा होता रहा है। तो यह इस बिखराव को रोका जाए, और कैसे रुकेगा, कैसे एकजुट होगा, इसकी चर्चा बेंगलुरु में हो रही है। लग ये रहा है कि विपक्षी एकता की दूसरी बैठक में जो नया गठबंधन बनेगा उसके नाम, काम और अंजाम की एक पिक्चर बनती हुई साफ तौर पर नजर आएगी। क्योंकि यूपीए 10 साल सत्ता में रहा है। पिछली बैठक के बाद मीडिया में रिपोर्ट हुआ था कि गठबंधन का कोई नाम दूसरा भी हो सकता है। तब इसके लिए चूंकि सोनिया गांधी खुद बैठक में शिरकत कर रही है, क्या वो यूपीए नाम को बदलने के लिए तैयार होंगे? खासतौर पर कांग्रेस का बड़ा स्टेक है और जो पार्टियां पटना में नहीं आई थी वो इस बार भी नहीं आ रही है। मसलन वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी यानी बीजू जनता दल, और आप जानते हैं कि तेलंगाना की भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस। ये वो पार्टियां हैं जो कांग्रेस और बीजेपी दोनों से एक समानांतर दूरी बनाती हुई नजर आ रही है। और जिस पर संशय था आम आदमी पार्टी, वो इस बैठक में शामिल हो रही है। क्योंकि आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने पहले बैठक के बाद अल्टीमेटम दिया था कि अगर कांग्रेस दिल्ली अध्यादेश के खिलाफ अपना रुख स्पष्ट नहीं करेगी तो वो अगली बैठक में भाग नहीं लेगी। लिहाजा कांग्रेस ने साफ कर दिया कि वो संसद का जो मानसून सत्र है उसमें उस अध्यादेश का या उस बिल का या उस कानून का विरोध करेगी। मतलब साफ है कि जितने किंतु परंतु थे जो लगाए जा रहे थे वो अब साफ हो गए हैं। जिस तरह से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर गई थी, उसी तरह से ये बेंगलुरु की बैठक में 26 पार्टियां आपको नजर आएंगी। और अगर सहमति बन गई तो आप समझ लिए कि बीजेपी के लिए मुश्किल 2024 में कितनी होती हुई नजर आ रही है। वाईएसआर कांग्रेस, बीजू जनता दल और केसीआर की पार्टी इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि वो बीजेपी और कांग्रेस से फिलहाल दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। अब उस संभावनाएं उसके बाद की वो नकारी नहीं जा सकती, क्योंकि आप जानते हैं एक प्रीपोल अलायंस होता है और एक पोस्टपोल अलायंस होता है। खास बात यह है कि इस दूसरी बैठक में सोनिया गांधी शिरकत कर रही हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि पटना की बैठक में सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पहुंचे थे। और सोनिया गांधी का जहां तक सवाल है, सोनिया गांधी यूपीए की, चाहे वो डिफंग है लेकिन उसके अध्यक्ष हैं, वही यूपीए जो 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 साल सरकार चला चुका है। खुद सोनिया गांधी के विपक्षी नेताओं से अच्छे खासे संबंध है और उनकी एक अपना इज्जत उनकी की जाती है, क्योंकि वरिष्ठता के हिसाब से। तो इस बैठक में सोनिया गांधी भी पहुंच रही है। मतलब यह है कि विपक्षी एकता की जो दूसरी बैठक है उसको हेड कहीं ना कहीं या उसको कमांड करती हुई सोनिया गांधी नजर आएंगी। और जिस तरह से यूपीए का उनका अपना एक पूरा अध्याय रहा है, तो वो हो सकता है कि वो यहां पर काम आए।
अब सवाल ये उठता है कि विपक्षी एकता की बात तो चल रही है, लेकिन विपक्षी एकता आखिर होगी किस तरह से? क्या यह व्यवहारिक तौर पर संभव है कि पूरी सीटों पर विपक्ष का एक उम्मीदवार बीजेपी के सामने या एनडीए के सामने खड़ा किया जाए? अब उसका फार्मूला क्या होगा, इस पर चर्चा इस बैठक में होनी है। सीधे तौर पर यह है कि जहां कांग्रेस मजबूत है वहां कांग्रेस लड़े, जहां क्षेत्रीय दल मजबूत है वहां क्षेत्रीय दल लड़े, और उसके अलावा कहां एक दूसरे को अकोमोडेट किया जा सकता, उसका कोई फार्मूला निकाल लिया जाए। तो ये सारी बैठकर इस पर चर्चा करनी है। लेकिन एक चीज तय है कि सारे विपक्षी दल जो 26 पार्टियां इसमें शामिल हो रहे हैं वो मोटे तौर पर एक मत नजर आ रहे हैं कि मिलकर 2024 में मुकाबला किया जाए, क्योंकि कथित तौर पर लोकतंत्र को खतरे की बात की जाती है और साथ ही साथ केंद्रीय जांच एजेंसियां, चाहे ईडी हो, इनकम टैक्स हो, सीबीआई हो, उनका विपक्ष के नेता। हालांकि विपक्षी एकता के लिए बैठक हो रही है, लेकिन ठीक इससे महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस जो शरद पवार के नेतृत्व वाली है उसमें टूट हो गई थी। और आपको मालूम है कि उनके भतीजे अजीत पवार महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो यह भी एक घटनाक्रम इससे पहले हुआ है। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है और यह भी तय है कि सबसे ज्यादा त्याग कांग्रेस को करना पड़ेगा, और वो कांग्रेस ने इशारा दिया है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने अल्टीमेटम दिया था कि अगर दिल्ली अध्यादेश के मामले में कांग्रेस अपना स्टैंड क्लियर नहीं करेगी तो वो दूसरी बैठक में विपक्षी एकता की शामिल नहीं होंगे। इस कड़ी में कांग्रेस ने मानसून सत्र से पहले अपना स्टैंड साफ कर दिया और उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार के अध्यादेश का या उससे संबंधित कानून का हम विरोध करेंगे। उसके बाद आम आदमी पार्टी भी इस बैठक में शरीक हो रही है। दरअसल ये एक पड़ाव है, लेकिन दूसरा पड़ाव यह है कि जिन राज्यों में कांग्रेस और अन्य पार्टियों की बराबर की मौजूदगी है वहां आखिर कौन सा फार्मूला होगा। इस कड़ी में केजरीवाल की ही पार्टी जो आम आदमी पार्टी है उसका जिक्र करना जरूरी है। दिल्ली में उनकी सरकार है और उसके अलावा पंजाब में उनकी बहुत प्रचंड बहुमत वाली सरकार है, और इन दोनों राज्यों में खासतौर पर पंजाब में कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। तो आखिर कौन सा फार्मूला होगा जिस पर सहमति बनेगी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। और बाकी जहां तक सवाल है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, वहां पर तृणमूल कांग्रेस मजबूत है। बिहार की बात करें तो वहां पे आरजेडी और जेडीयू मजबूत है, और उसके अलावा इसी तरह से अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पर राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे की है, उनकी भी बराबर की उपस्थिति है, तो वहां कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन सबकी नजरें इस बात पर होंगी आखिर उत्तर प्रदेश में कौन सा फार्मूला निकल के आएगा। वजह ये कि कांग्रेस वहां पर कमजोर है और समाजवादी पार्टी वहां सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है। लेकिन यह भी हकीकत है कि समाजवादी पार्टी पिछले 3 चुनाव में लगातार हार रही है, सारे जोड़ जंतर कर चुकी है, कांग्रेस से गठबंधन कर चुकी है, बहुजन समाज पार्टी से गठबंधन कर चुकी है, उसके बावजूद भी वो लगातार चुनाव हार रही है। लेकिन उसके अपने स्टेक है जो दुहाई है, वो चाहती है उसको ज्यादा से ज्यादा वहां पर एक मौका मिले। अब उसमें कांग्रेस कितना छोड़ेगी, उत्तर प्रदेश की जो उसकी जमीन निकल चुकी है क्या उसको बिल्कुल साइड कर देगी, तो इस पर भी सबकी नजरें होंगे। बिहार में कहीं कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि महागठबंधन सरकार ऑलरेडी चल रही है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस की उसमें सरकार में उनके मंत्री हैं। तो बात अगर सोनिया गांधी की करें तो आप जानते हैं कि यूपीए की 10 साल की सरकार थी और कांग्रेस पर एक ठप्पा लगा हुआ था कि वो बहुत ज्यादा अकोमोडेटिंग नहीं है। लेकिन जिस तरह से यूपीए की 10 साल सरकार चली थी उससे कांग्रेस ने वो अपना ठप्पा अपने हाथ से अपने ऊपर से हटा दिया था, और अब दूसरी बैठक में खुद सोनिया गांधी शिरकत कर रही है, तो मतलब साफ है कि उम्मीदें नए सिरे से जगती हुई नजर आ रही हैं। बहरहाल विपक्षी एकता की जो कवायद शुरू हुई थी वो परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है, और इसका असर यह है कि बीजेपी भी अपना एनडीए का कुनबा बढ़ाने की जुगत में लगी हुई है। क्या कुछ आगे होगा, वक्त का इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तय है कि 2024 का मुकाबला एक तरफा नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बार वॉकओवर मिलने नहीं जा रहा है।